हिंदी दिवस पर हम लाए हैं नए लेखकों की रचनाएं। इसी कड़ी में आपके सामने पेश है दोहन का अर्थशास्त्र। कितना लाए हो? वही पिछले महीने का 1 लाख। चंदेल ने अपनी अंटी में हाथ डाला तो मंत्री जी ने रोक दिया। एक निगाह इधर उधर घुमाकर बोले, मामला थोड़ा उलझा है। यह अफसर बहुत सिद्धांत वाला है, पैसे को हाथ नहीं लगाता, इसलिए किसी की गलत बात सुनता भी नहीं। खराब से खराब पोस्टिंग के लिए बिस्तर बांधे रखता है। या तो खनिज मंत्री को सेट करना होगा या फिर सचिव को। पर सचिव क्या कम है, और मंत्री से अलग चलने की हिम्मत भी तो नहीं उसकी। बात थी उन मंत्री जी की जो स्थानीय सीट से विधायक भी थे। उत्तर दिशा में एक ऐतिहासिक शहर, दक्षिण में दूसरा चर्चित शहर, पूर्व में अन्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक विरासत की गवाही देता हुआ जनपद, और पश्चिम दिशा में एक सोता हुआ शहर। इन सीमाओं से सटा हुआ है ये जनपद, जहां पुरातन काल की मूर्तियों के तस्कर भी कभी सक्रिय रहते थे। अब उनकी जगह ग्रेनाइट और एक खास पत्थरों के दोहन के माफिया सक्रिय हुए हैं। यहाँ प्रवाहित होती नदियां भी हैं, फिर भी प्यास और उदर की अग्नि से पीड़ित लोगों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का समय समय पर सूखे की प्राकृतिक आपदा से त्रस्त होना वाकई में भयावह है, अवर्णनीय है। ऐसे में जब विश्वनाथ उस जनपद में पहुंचे, तब तक 3 साल की नौकरी में ये उनका 5वां तबादला था। वो देश की सर्वोच्च सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मध्यकालीन इतिहास में पीएचडी थे। आधुनिक भारत का इतिहास भी उनका प्रिय विषय था, तो मध्यकालीन इतिहास की बारीकियों और पुरातत्व के अवशेषों से भी उनका प्रेम जगजाहिर था। यहाँ सत्ता के दलालों ने उनका इतिहास खंगाला तो पता चला कि इस जुनूनी अफसर ने बावड़ियों पर शोध किया है। बावड़ियां मतलब पुराने जमाने की पेयजल संचय की संरचनाएं। शायद इसी के चलते ही उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में बदहाल पड़े उन पुरातन पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया था, जो वक्त के साथ अनदेखी के शिकार हो चले थे। उन्होंने इस अपेक्षाकृत महत्वहीन जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के उस पद पर काम करने में कोई शर्मिंदगी या हीन भावना को आड़े नहीं आने दिया। ये वो पद था जो प्रांतीय सेवा के अधिकारियों के लिए ही उपयुक्त माना जाता था, न कि किसी आईएएस टॉपर के लिए। हाँ, विश्वनाथ टॉपर थे। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अपने बैच में 3रा स्थान प्राप्त किया था। उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर था, जिसे वो देश की सर्वोच्च और अभिजात्य कही जाने वाली नौकरी पाकर भी मरने नहीं देना चाहते थे। वो खुद को मात्र एक आम नागरिक की तरह मानते थे। अक्सर ड्राइवर की प्रतीक्षा न कर विश्वनाथ गैर समय यानी भोर अंधेरे और खराब मौसम में भी निजी मारुति ऑल्टो लेकर निकल पड़ते थे। गांव दर गांव कच्चे पक्के रास्तों पर चलकर वो अपने अर्दली के साथ नाली खड़ंजों और सड़क गलियों की गुणवत्ता नापते। अचानक किसी विभाग के इंजीनियर को साथ ले लेते या किसी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को। फिर उनका मौके पर मुआयना शुरू होता। जिससे अधिकारी चाहते उसके विपरीत अन्य लोगों से छानबीन की जाती। बिजली के खंभों पर टिमटिमाते या गुल एलईडी का हिसाब लेते। गलियों के इंटरलॉक टाइल्स को नमूनों के लिए तोड़कर, तारकोल की परत उघाड़ कर, या फिर मिड डे मील की गुणवत्ता खुद खिचड़ी के कौर चख कर तय करते। हाथों हाथ कार्यवाही। देर का मतलब अंधेर, इसलिए सब काम ऑन द स्पॉट। पानी, मिट्टी और रेत, अभी तो हम लोग उन्हीं प्राकृतिक अवयवों को बंधन में बांधने, उन्हें दोहने में माहिर हो चले हैं। पर वो समय दूर नहीं जब इंसान हवा को बांधने की कोशिश में भी कामयाब हो जाएगा। तब और भी पनप जाएंगे ये दोहन के माफिया। क्या तब विश्वनाथ जैसे लोग चुप तो नहीं जाएंगे अपनी सोच से या उस धर्म से, संस्कृति से जिसको वो सर्वोच्च मानते हैं। इसके बावजूद प्रवाह के विपरीत चलते हुए एक वृहद अभियान के तहत डार्क स्पॉट वाले गांवों और कुओं की पहचान की गई।
यानी उन गांवों में जहां पानी का स्तर खतरनाक स्तर से भी नीचे आंका गया था, अब वहां समय समय पर पेयजल के लिए पर्याप्त टैंकर उपलब्ध रहने लगे थे, वो भी सरकारी खर्चे पर, आमजन के लिए बिल्कुल निशुल्क। ऐसे में दलाल और ठेकेदार भला खुश कैसे रहते? पानी की कमी से जूझते इस जनपद में अब पानी का व्यापार करने वाले माफिया बेहद परेशान थे। जरूरतमंद लोगों को पानी मुफ्त जो मिलने लगा था, उन लोगों का टैंकरों में पानी की आपूर्ति का बिना किसी खर्च का लोगों को लूटने का बेहतरीन धंधा चौपट हो चला था। खनिज माफिया, अनधिकृत पत्थरों के दोहन, मूर्तियों की तस्करी, नदियों के तटों और सीने से मिट्टी और रेत की उगाही की दुकानें अलग बंद होने के कगार पर थीं। ऐसे में रमाशंकर सिंह चंदेल ने स्थानीय मंत्री जी जुझार सिंह के दरबार में गुहार लगाई थी। वो तो ठीक है, पर तुम लोगों ने भी तो अति की हुई थी। नदियों के मुहानों को ही खोखला कर डाला। आसपास की मिट्टी भी न जाने कहां तक दरक रही है। अरे कुछ तो शर्म करो। ये धरती तुम्हारी भी तो माता है, और मुफ्त का पानी मनमाने पैसों में पिलाकर लूट ही ले रहे हो इन गरीबों को। मंत्री जी के दरबार में मौजूद तमाम लोगों के सामने चंदेल जी को कुछ ज्यादा ही नसीहत मिली। लगा कि मंत्री जी मसीहा के रूप में अवतरित हो चले हैं। अप्रत्याशित डांट पड़ी तो थोड़ा तेवर ढीले हुए, धीमे से बोले, ठीक है, फिर कुछ और धंधा ढूंढ लेते हैं, आखिर पेट तो पालना ही है। मंत्री जी को गुस्सा आ गया। ताव में बोले, करो जो चाहे करो, सब लूट ले जाओ, पर ध्यान रहे कि सारा समय एक सा नहीं रहता और हर कोई बिकाऊ नहीं होता। समय का ख्याल नहीं रखोगे तो हर धंधा चौपट होता जाएगा। चंदेल मुंह लटका कर बैठ गए। मंत्री जी ने उन्हें रुकने का इशारा किया था। 35-40 मिनट तक फरियादियों की भीड़ को निपटाकर, नहीं टरकाकर, उनसे मुखातिब होकर फुसफुसाते हुए बोले, अब मैं क्या करूं? आप आदेश दें। तुम 4 लाख का तुरंत इंतजाम करो। मेरे हिस्से के इस महीने के और अगले महीने के भी ले जाओ। कल लखनऊ जाकर मंत्री से बात करता हूं। सीडीओ का दखल ही बंद कराना पड़ेगा, तब काम बनेगा, नहीं तो हम लोगों के बुरे दिन आए समझो। फुसफुसाकर मंत्री जी ने अपना ज्ञान और सलाह दे डाली। पर 4 और 2 यानी 6 लाख? चंदेल ने आंखें चौड़ी करके कहा, हाँ, अभी सिर्फ 6 लाख, वो भी कल शाम तक। परसों मुंह अंधेरे ही निकलूंगा। रात तक नहीं हो सके तो वाकई में कोई और काम ढूंढना पड़ेगा तुमको। उन्होंने हल्के से कहकर पीठ थपथपाई। मरता क्या न करता, चंदेल ने अगले दिन शाम को ही 4 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। मंत्री जी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी आज ही खराब होना था, इसलिए एक इनोवा गाड़ी की भी व्यवस्था चंदेल के हिस्से से ही हुई। अपनी हुंडई वरना को भी बीवी बच्चों के लिए रखता था, सो वो भी भेज नहीं सकता था। मन ही मन थोड़ी गालियां जुझारू सिंह को और बाकी विश्वनाथ को देकर भुनभुनाते हुए चंदेल अपने घर लौट आया। घर आने से पहले वो अपने बाल मित्र हरेंद्र प्रताप के पास रुक गया। वहां बहुत दिन से गया भी नहीं था, सो कुछ कमी सी लग रही थी। जब भी परेशानी में होता चंदेल हरेंद्र के घर चला जाता। नीचे उसका ऑफिस था। ऑफिस क्या, रंग महल का काम करता था वो ऑफिस। शाम थी तो महफिल भी जमी थी। दारू के दौर चले। 1, 2 और तीसरे तक आते आते हमेशा की तरह चंदेल ने गालियां देना शुरू किया, कभी मंत्री को तो कभी विश्वनाथ को। अरे गालियां देने से काम बनेगा क्या? ये तो दोनों ही तुम्हें बर्बाद करने को तुले हैं। मंत्री बड़ा घाघ है, खुद पैसे डकार लेगा, और औकात नहीं इतनी भी कि ये विश्वनाथ का बाल भी बांका कर सकें। फिर खनिज मंत्री कौन इनकी सुनता है, सीधे सीएम से जुड़ा है वो। सुना है पहले उनका टेलीफोन अटेंडेंट था, फिर निजी सचिव हुआ और धीरे से मंत्री बन बैठा। पार्टी की फंड्स की डीलिंग वही तो करता है। अगर डील करना भी था तो सीधे करते, इसे क्यों सौंप दिए तुमने? हरेंद्र की बातों से चंदेल का नशा हिरन हो गया। वो हरेंद्र की बातों की गहराई को समझता था। उसकी तरह नहीं था हरेंद्र कूप मंडूक।
उसका एक पैर लखनऊ तो दूसरा हमेशा दिल्ली में रहता था। सत्ता के गलियारों की बहुत अच्छे से पहचान रही है उसकी। देर हो चुकी थी। हरेंद्र की बातों से लगा कि ये सलाह उससे पहले ही ले लेनी चाहिए थी, पर अब क्या हो सकता था। सवेरे भोर ही मंत्री जी को जाना था। अब उनके लौटने का ही सहारा था। 3 दिन बड़ी बेचैनी से कटे। चौथे दिन मंत्री जी के पास पहुंचने से पहले ही ट्रैवल एजेंसी का आदमी बिल लेकर आ गया। 27,800। ये बेगार का बिल था। 4 लाख रुपए अलग और महीने के 1 लाख जो मंत्री जी की जेब में जाते रहे थे, उनका कहीं कोई हिसाब ही नहीं। कल रात ही नींद से उठ बैठा था वो। पिछले 2 सालों से जब से उसने खनिज का पट्टा लिया है, उसका हिसाब लगाया तो आमदनी थी 67 लाख रुपए और खर्च 16 लाख रुपए, पर घूसखोरी में जो गया उसका कोई अंत ही नहीं था। अभी तक 35 लाख रुपए सीधे सीधे रिश्वत में दिए गए थे। उसमें से भी 29 लाख रुपए सिर्फ जुझारू सिंह डकार चुके थे। कोई पूछे तो किस काम के भला। फिर फुटकर खर्च तो जोड़े ही नहीं थे उसने। अगर हिसाब लगाए तो बचा ही क्या इतनी मगजमारी कर उसे। सिर्फ अपराध बोध। आज उसे अपने ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सीधा मंत्री जी के आवास पर पहुंचा। भीड़ जुटी थी। सबके काम कराकर जो लौटे होंगे मंत्री जी। नाम के ही नहीं, काम के भी बहुत जुझारू हैं। उसने अचानक बेपरवाह बन जोर से पूछा, क्या हुआ मंत्री जी? अभी रुको तुम, देखते तो हो कितनी भीड़ है। मंत्री जी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। पर चंदेल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। उसने भी उतनी ही जोर से कहा, मुझे नहीं कराना लगातार घूस दे देकर अपना काम। कमाऊं मैं और मजा लो आप। अब ये नहीं चलेगा। मुझे अपने 4 लाख रुपए वापस चाहिए। पिछले पैसे मैंने दान समझकर छोड़ दिए, पर यह पैसा मेरी बीवी के गहनों को गिरवी रख के मिला है। मैं आपको हजम नहीं करने दूंगा। क्या बकते हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, हमें धमका रहे हो। मंत्री जी उसकी हिम्मत से जूझ रहे थे। ये नाटक उनकी उम्मीद से ज्यादा हो गया था, पर चंदेल आज आर पार की ठान कर आया था। बोला, नहीं, दिमाग अब ठिकाने आया है और आपका ठीक होना बाकी है। न दीजिए आप, आपकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और कब कब कितना दिया और क्या घपला किया आपने, सबका कच्चा चिट्ठा प्रूफ के साथ दूंगा। सिर्फ 2 जगह, विश्वनाथ सर को और मुख्यमंत्री को। आज ही वायरल करूंगा यूट्यूब और फेसबुक पर। तब देखता हूं कितने और दिन मंत्री रहते हो आप। वो जाने लगा तो जुझारू सिंह ने अपने 2 लोगों को इशारा किया। वो उसके मान मनोबल में लग गए। मंत्री जी ने दरबार विसर्जन की घोषणा की और आदर भाव से चंदेल को ड्राइंग रूम में ले आए। प्रेम भाव से धमकाने के अंदाज में बोले, तुम तो बहुत गुरु निकले, हमें ही ब्लैकमेल करने चले हो। ना सिंह साहब, हम अपनी शर्तों पर जीना सीख गए हैं। बेटा खुद आईपीएस कैडर पा गया है। शुक्र मनाओ कि इस स्टेट में नहीं है, वरना जल्दी ही समय आ जाता आपका। जुझारू सिंह अब जूझने की स्थिति में न थे। उन्होंने अपने विश्वस्त नौकर के कान में कुछ कहा और 5-7 मिनट में उसके दिए हुए पैसों का पैकेट चंदेल के हाथ में था। रास्ते में हरेंद्र से भेंट हुई। वो खुश था। सब सुनकर बोला, बहुत अच्छा किया। पैसा कमाना मजाक है क्या? फिर ईमानदारी से भी तो खर्चे निकलते ही हैं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो सुनाओ, हमें भी सुनाओ। रिकॉर्डिंग? कौन सी रिकॉर्डिंग? और चंदेल ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने बताया कि राज की बात यह है कि वो तो सिर्फ मेरा आत्मविश्वास और मंत्री जी का अपराध बोध था। दरअसल इस बीच वो विश्वनाथ सर से मिलाया था। उन्होंने उसे इस मामले से निकल कर आने और एक ईमानदारी की जिंदगी जीने की सलाह दी। उसे बेईमानी का अर्थशास्त्र भी समझाया था, जिसके अनुसार ईमानदारी और स्वाभिमान से जीने, घूसखोरी और उलझनों में घुट घुट कर जीने में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बावजूद बेईमानी की कमाई कभी ईमानदारी, श्रम और स्वच्छ तरीकों से कमाए धन से अधिक नहीं हो सकती। देखो, काम वो करो जिसे कर आपकी आत्मा तृप्त होती हो। चोरों की सी जिंदगी किस काम की? जिस ईश्वर ने जन्म दिया है, वही सम्मान से जीने के रास्ते भी सुझाता है। कितना गौरवशाली इतिहास बिखरा पड़ा है तुम्हारे आसपास।
पर्यटन का केंद्र बनने और सम्मान से जीवन यापन करने के सारे तत्व मौजूद हैं यहाँ। करना है तो उनका दोहन करो। उनका फॉर्मूला चंदेल को अपील कर गया था। चंदेल मंत्री जी से हिसाब चुकता कर विश्वनाथ सर को धन्यवाद अदा करने गया तो पता चला कि वो एक सुदूर गांव में मुगल काल की बावड़ी के पुनरुद्धार के लिए अपनी टीम के साथ वहीं कैंप कर रहे थे। दरअसल वातावरण में सूर्य की तपिश बढ़ने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट गहराने लगता है। जब उन्होंने अपने विस्तृत मानकों पर चिन्हित किया तो जनपद के 93 गांवों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। बस एक एक कर उनकी प्यास बुझाना ही अब विश्वनाथ का लक्ष्य बन चुका था। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि इलाके में पेयजल के प्राचीन स्रोत, कूप, बावड़ी आदि अतिक्रमण की भेंट चढ़कर नष्ट हो गए थे। नगर में लगे तमाम हैंडपंप खराब हो चले थे। जल स्तर कम होने से काफी हैंडपंप भी सूख गए थे। 3 बावड़ियों का जीर्णोद्धार करवाकर उनके पानी से जलापूर्ति सुनिश्चित की गई थी। फिर भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। गंभीर सूखे की मार झेल रहे तपते जलते इस आंचलिक इलाके में गर्मी के सीजन में पानी की त्राही त्राही मची थी। वन क्षेत्र में तालाब सूख जाने से जहां वन्य जीवों और पशुओं की प्यास बुझाना तो मुश्किल हो ही रहा था, वहीं गांवों में प्राचीन बावड़ियां सूख जाने से पानी का संकट और गहरा हो चला था। यहाँ के गांवों के लोगों की प्यास बुझाने का इंतजाम करना वहां के लोगों के अस्तित्व का प्रश्न था, जो इतनी बेहतरीन बावड़ियां होने के बावजूद अपनी जरूरत भर के पीने के पानी के लिए भी बरसों से सिर्फ बरसात के मौसम के भरोसे रहा करते थे। इस जनपद में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसके आसपास के क्षेत्र में घना जंगल है। अभी वो जिस गांव में थे, वो जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। बरसात के दिनों में यहाँ जब हरियाली अपने चरम पर होती तो लगता मानो प्रकृति पूरा श्रृंगार करके सामने आई हो। लेकिन वो बीते जमाने की बात थी। गर्मी और सूखे के कारण प्राचीन वृक्षों के पत्ते तक झड़ जाने से जंगल और आसपास के क्षेत्र में उजड़ा चमन जैसा माहौल हो गया था। पास से निकलती एक सहायक नदी पूरी तरह से सूख गई थी। भयावह ये नहीं कि यहाँ पानी का संकट था जो गर्मियों में चरम पर पहुंच जाता था। ये तो प्रकृति का कहर था, पर उससे भयावह ये था लोगों का, खास तौर से सत्ता के दलालों का इस पानी की राजनीति पर अपनी रोटियां सेकना। इस खेल को चंदेल से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता था। पहले ही देर हो चुकी थी। रमाशंकर सिंह चंदेल ने सोचा। उसने अपना पुराना बजाज चेतक झाड़ पोंछ कर दुरुस्त किया तो स्कूटर ने ज्यादा नानुकुर नहीं की। घुर घुर की आवाज हुई और उसमें जान पड़ गई। उस पर सवार हो वो उस गांव के लिए निकल पड़ा जहां विश्वनाथ रुके थे। उनके पैरों की रज जो लगानी थी उसे अपने माथे पर। एक बड़ी गाड़ी अब घर के पिछवाड़े पार्क पर कवर ढककर खड़ी कर दी गई थी, शायद हमेशा के लिए। बच्चों को भी इस प्रपंच और शान शौकत से दूर रखना सिखाया था उसने। वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता था। चाहे जो कहो, जन्म तो एक बार ही मिलता है, अच्छा कर लो या बुरे में डूब जाओ। चंदेल ने चलते समय मुस्कुराकर पत्नी को भी ये गुरु मंत्र दे डाला था। पत्नी के चेहरे पर स्मित की खुशहाली दमक रही थी।